नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो नमस्तवकर्मणं येषु पंचनमो करो सर्वपावपणाश्रमं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से पहले कल हमने वो आ गए क्या अभी जिनका डाउट था कल 8th गुण स्थान वाला? ठीक है, एक बार हम ध्रुव बंदिनी अध्रुव बंदिनी देख लेते हैं, फिर वापस एक बार रिवीजन ले लेंगे। टोटल प्रकृतियां हमने देखी हैं बंध योग्य 120। 120 प्रकृतियों में हमने देखा कि कौन कौन सी प्रकृति कौन कौन से गुण स्थान तक बंध सकती है। अब क्या उस गुण स्थान में बंधने वाली उस प्रकृति में कंटिन्यूएशन है कि कंटिन्यू वो उसी जब तक उस गुण स्थान में जीव रहेगा तब तक वो बंधेगी बंधेगी, उसका बीच में कभी ब्रेक हो जाता है, बंध रही है, ब्रेक हो गया फिर और जब वो ब्रेक हो रहा है तो उस ब्रेक में क्या कोई और प्रकृति भी बंध रही है क्या? तो ये देखने के लिए क्या देखना है हमको, दो टाइप होते हैं। एक होता है ध्रुव बंधिनी और एक होता है अध्रुव बंधिनी। जो ध्रुव बंधिनी होती है उसमें ये वाली बात चलती है, जब तक जीव उस गुण स्थान में रहेगा तब तक कंटिन्यूअसली उसका बंध हो रहा है उस प्रकृति का। लेकिन अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां दो टाइप में हो जाती हैं। क्या होती हैं? एक तो ये कि कभी उस गुण स्थान में रहते हुए भी, ये मान लो ये पूरा गुण स्थान है, उस गुण स्थान में रहते हुए भी कभी ऐसा होता है कि वो जीव क्या है, इस इस गुण स्थान में है, उस गुण स्थान में वो प्रकृति बंध योग्य है, लेकिन फिर भी उस गुण स्थान में रहते हुए भी बीच में कोई ऐसा गैप वाली चीज आ जाती है जिसमें वो प्रकृति का बंध नहीं करता। ठीक है, और ये बंद ना करने का एक रीजन तो ये है कि उसका बंध रुक गया होगा किसी कारण से। दूसरा रीजन ये है कि उसके बंध में विरोधिनी जो प्रकृति होगी वो बंधने लगी होगी, तो इसमें गैप आ गया। ठीक है, ये इसमें गैप आ गया। क्यों गैप आया? ये वाला गैप क्यों आया? क्योंकि प्रकृति दूसरी बंध रही है, उसकी विरोधिनी प्रकृति बंध रही है। और ये वाली सिचुएशन कब आती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा तो और क्लियर होगा। उस गुण स्थान में रहते हुए, जैसे कि मान लेते हैं मिथ्यात्व का ही ले लेते हैं एक बार। मिथ्या दृष्टि अवस्था में जब तक जीव उस पूरे गुण स्थान में है, उसमें बंध योगी प्रकृति है मिथ्यात्व वेदनी। अब मिथ्यात्व वेदनी जब तक फर्स्ट गुण स्थान में जीव रहेगा कंटिन्यूअसली क्या होगी, बंधेगी। वो प्रकृति में कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, उसको बोलते हैं ध्रुव बंधिनी प्रकृति। अध्रुव बंधिनी प्रकृति क्या हो जाएगा, दो टाइप से हो जाएगी। एक तो ये कि वो प्रकृति उस गुण स्थान में, जैसे कि आतप नाम कर्म, आतप नाम कर्म का बंध सिर्फ एकेंद्रीय प्रायोगी होता है। तो माना कि वो फर्स्ट गुण स्थान में है, फर्स्ट गुण स्थान में क्या है, आतप नाम कर्म बंध योग्य है। तो बंध योग्य होने के बावजूद भी वो प्रकृति कभी बंधी कभी नहीं बंधी। अब नहीं बनने का रीजन क्या हो सकता है? नहीं बनने का रीजन ये भी हो सकता है कि उसके अपोजिट वाली प्रकृतियां बंध रही हो। जैसे अगर आतप के अपोजिट में क्या है, उद्योत, अगर उद्योत का बंद हो रहा है तो आतप का बंद नहीं होता। तो हो सकता है कि यहाँ भी एकेंद्रीय प्रायोगी बांध रहा था, यहाँ भी एकेंद्रीय प्रायोगी बांध रहा है, मतलब एकेंद्रीय प्रायोगी कंटिन्यूअसली एकेंद्रीय प्रायोगी बांध रहा है, लेकिन थोड़े टाइम तक आतप नामकरण का बंद किया, फिर एकेंद्रीय प्रायोगी बांधते हुए उद्योत नामकरण का बंद कर दिया, तो आतप का बंद रुक जाएगा। फिर वापस आतप का बंद, बंध में क्या हो गई, विरोधिनी प्रकृति बंधने लगी, उसका बंधना रुक गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस गुणस्थान में रहते हुए भी वो गुणस्थान में था, मतलब जो भी जीव उस गुणस्थान में है, बंधियोगी प्रकृति आतप नाम कर्म है, लेकिन वो एकेंद्रीय प्रायोगी बांध ही नहीं रहा। एकेंद्रीय प्रायोगी बांध के भी आतप नाम कर्म हमेशा बांधे ऐसा नहीं होता, विथाउट आतप वाली भी एकेंद्रीय प्रायोगी प्रकृतियां होती हैं, तो वो भी बांध सकता है। तो एक ऐसी मिनट, स्थिति में कहाँ से माना कौन सा कि ले रहे हैं? एक मिनट, कौन सा ले रहे हैं? मैं लेट है क्या? 2-5 मिनट मेरे लिए, सॉरी। ध्रुव बंधिनी अध्रुव बंधिनी का टॉपिक चल रहा है,
ध्रुव बंधिनी जो कंटिन्यूअसली बनती है, अध्रुव बंधिनी दो टाइप से होती है। एक तो ये होती है कि वो प्रकृति बंध रही है, उस गुण स्थान में बंध योग्य है, बंधी, बंधते बंधते रुक गई, रुकने का कोई विशेष कारण नहीं बचा, बस एकेंद्रीय प्रायोगी में आतप बंध रहा था और अब एकेंद्रीय प्रायोगी विथआउट आतप बंध रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसके बंध में विरोधिनी प्रकृति का बंध होने लगा। एकेंद्रीय प्रायोगी बांध रहा था, आतप का बंध कर रहा था, एकेंद्रीय प्रायोगी बांधते हुए उद्योत का बंध करने लगा, उसके बंध में विरोधिनी आ गई, उस वजह से आतप का बंध रुक गया। तो बंध रुकने वाली प्रकृति को हम बोलते हैं अध्रुव बंधिनी या फिर परावर्तमान प्रकृति। जो रुक रुक कर बंधती है उसको परावर्तमान प्रकृति या फिर अध्रुव बंधिनी प्रकृति बोलते हैं। लेकिन उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, दो तरह के रीजन होते हैं, एक तो बंध में विरोधिनी प्रकृति आ गई हो या फिर इन जनरल वो उसका बंध रुक जाए। अब बंध में विरोधिनी, ठीक है, ये ध्रुव बंधिनी आ गई। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो जीव जिन प्रकृतियों के बंध का कभी अंत नहीं करेगा, अभव सिद्धिक जीव बंध का बंध अनादिकाल से निरंतर कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे तो ध्रुव बंधिनी है। और भव सिद्धिक जीव जब तक उसका बंध विच्छेद नहीं करे तब तक कंटिन्यू बंध करते हैं, ठीक है। और अध्रुव बंधिनी क्या है, तो भव सिद्धि क्या, अभव सिद्धि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, वो प्रकृति, उस प्रकृति का बंध हमेशा नहीं करते, वो रुकेगी, कभी ना कभी रुकेगी, या तो बंध में विरोधिनी के कारण रुकेगी या फिर नेचुरली रुकेगी, पर रुक रुक कर बंध हो रहा है उस प्रकृति का तो वो कहलाएगी अध्रुव बंधिनी प्रकृति। अध्रुव बंधिनी का दूसरा नाम बताया है परावर्तमान प्रकृति। परावर्तमान मतलब रुक रुक कर बनने वाली। तो जो अपने बंध विच्छेद काल तक जिन प्रकृतियों नहीं करता, मतलब स्व करता है, जैसे केंद्रीय प्रायोगी बांध रहा है तो ही वो आतप का बंध करेगा, केंद्रीय प्रायोगी नहीं बांध रहा तो आतप का बंध भी नहीं करेगा। तो अपने बंध योग्य परिणाम हुए, और एक केंद्रीय में भी अगर आतप योग्य परिणाम हुए तो ही वो बंध करेगा, और नहीं तो विरोधी परिणाम के होने पर बंध नहीं करता। प्रकृति परावर्तन आती है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो रहता है जो इन जनरल है, जिसमें कोई बंध में विरोध नहीं है फिर भी वो इन जनरल रुक सकती है, उसका बंध रुक सकता है, उनको हम एक बार देख लेंगे। अब कितनी है ऐसी जो कंटिन्यूअसली बंधती हैं, तो कंटिन्यूअसली बंधने वाली प्रकृतियां होती हैं 47। 47। 47 प्रकृतियां कंटिन्यूअसली बनती हैं। कौन सी? ज्ञानावर्णी कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म की पांचों प्रकृतियां कंटिन्यूअसली अनादिकाल से बन रही हैं, जब तक भव सिद्धिक जीव के तो अनंत काल तक बनती रहेगी हमेशा। और जो भव सिद्धिक है वो उनके बंध विच्छेद काल तक, मतलब 10th गुण स्थान तक कंटिन्यूअसली बंधेगी। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियां। दर्शनावर्णी वेदनी, वेदनी कर्म में क्या आता है? सात वेदनी आता है, असात वेदनी आता है, ठीक है। तो सात वेदनी और असात वेदनी दोनों प्रकृति आपस में क्या है? विरोधी नहीं है, तो ये ध्रुव बंधिनी में नहीं आ सकती, ये किस में आ जाएगी? अध्रुव बंधिनी में। वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां, अब वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो हो गई ध्रुव बंधिनी वाली और ये हो गई अध्रुव बंधिनी वाली। अध्रुव बंधिनी में भी दो टाइप हो जाते हैं, एक तो विरोधिनी वाला हो जाता है और एक जनरल हो जाता है, ठीक है। तो विरोधिनी में हम लिख सकते हैं वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म में क्या है? मोहनी कर्म में हमारे पास तीन प्रकृति है, तो चारित मोहनी उसमें से बंधी होगी एक ही होती है। मिथ्यानुक्रम दर्शन मोहनी की एक ही होती है। तो मिथ्यात्व वेदनी का क्या है? जब तक इसमें रहेगा कंटिन्यूअसली बंध होता है। फिर जो 25 प्रकृति हैं उसमें से हमारे पास 16 और 9 होता है। 9 में क्या होते हैं? तीन वेद होता है, हास्य रति होता है, मतलब युगल होते हैं, या तो हास्य रति होगा या फिर अरति शोक, ये युगल कहलाता है। ये साथ में बनते हैं, हास्य के साथ में रति ही बनता है और उसके अपोजिशन में अगर ये दोनों नहीं बन रही तो अरति शोक बनेगा ऐसे। उसके बाद फिर हास्य, ये 6 हो गई, और भय जुगुप्सा, ठीक है। ये 9 प्रकृति हो गई 16 कषाय में, जो भी 16 कषाय। अब इसमें बताया है कि जब हम बंधने की बात करते हैं तो सारे, हाँ नोट कीजिए, जितने भी कषाय होते हैं एक टाइम पर क्रोध, मान, माया, लोभ, चार में से एक का ही उदय हो सकता है। लेकिन जब बंध की बात करते हैं तो कंटिन्यूअसली सारे कषाय बंध रहे हैं। क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि जब हमने शायद संवेद भंग में देखा था, किसमें देखा था, कि अगर कषाय के बंध में रीजन कौन बनता है? कषाय के बंध में, जैसे हमने वेद के लिए बोला कि वेद के बंध में रीजन क्या है? वेद का उदय होना।
वेद का उदय होगा तो वेद का बंध होगा। जब तक वेद का उदय है तब तक वेद का बंध है। अब ये वेद कुछ भी हो, पुरुष वेद हो, स्त्री वेद हो, नपुंसक वेद हो, तीनों में से कोई भी एक वेद का उदय है तो वेद बंधता है। ठीक है, 9th गुण स्थान तक पुरुष वेद बंधता है, चाहे तीनों में से किसी का भी उदय चल रहा हो। ऐसे ही कषाय में भी बात होती है कि कषाय के बंध के लिए रीजन क्या होना चाहिए, कषाय का उदय। ऐसा होता है। अब कषाय का उदय चाहे वो क्रोध कषाय हो, मान कषाय हो, माया कषाय हो या लोभ कषाय, किसी भी एक कषाय का उदय है तो वो बंध होगा कि पूरे 16 कषायों का बंध होगा, क्योंकि क्रोधमान माया लोभ किसी ना किसी का तो उदय रहता ही रहता है, तो बंध रुकने का सवाल ही नहीं है। तो बंध रुकने का सवाल ही नहीं हो रहा, मतलब 16 कषाय किसमें आ जाएंगी, ध्रुव बंधिनी में आ जाएंगी। अब जो 9 प्रकृति है, इन 9 प्रकृतियों में 3 वेद एक दूसरे के अपोजिशन पे हैं, तो इसमें 1 एट अ टाइम ही होता है, ये बंध में विरोधी नहीं हो गए। वेद 3, ये वेदनीय कर्म है। ठीक है, ये वेदनीय कर्म है और ये वेद 3 है, ये बंध में विरोधी नहीं हो गए। फिर हास्य रति और अरति शोक, इनमें से एक ही युगल, हास्य रति या फिर अरति शोक, लेकिन बंधेंगे कंटिन्यूअसली, बनते कंटिन्यूअसली हैं, लेकिन इन दोनों के अपोजिट। वेदनी कर्म कंटिन्यूअसली बंधता है, पर कभी सात वेदनी कभी असात वेदनी। वेद कंटिन्यूअसली वेद का बंध होता है, पर कभी पुरुष वेद कभी स्त्री वेद कभी नपुंसक वेद का बंध होगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी बंध वेद का बंध रुक रहा हो, किसी भी वेद का तो एक का तो बंद हो गई। फिर भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा जो है ये ध्रुव बंधिनी प्रकृति होती है, इनका कंटिन्यूअसली बंध होता है, मतलब भय जुगुप्सा के बंध के योग्य परिणाम हर समय जीव के कंटिन्यूअसली रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भय जुगुप्सा हो गए। कितनी हो गई, 16, 17, 18, 19, मोहनी कर्म की 19 प्रकृति हो गई। ठीक है, अब और यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकृति यहाँ पे हो गई। फिर वेदनी मोहनी आयुष्य, आयुष्य कर्म जब भी बंधेगी, वैसे तो हमेशा बंधता ही नहीं है, सिर्फ कितने टाइम तक के लिए बनता है, अंतर्मुख के लिए। अंतर्मुहूर्त के लिए। तो जब अंतर्मुहूर्त में बंधेगा तब भी किसी एक में ही बंधता है, मतलब 1 एट अ टाइम वाली बात हो जाती है। ठीक है, और 1 एट अ टाइम, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गई, बंध में आयुष्य की 4, बंध में विरोधी नहीं हो गई। आयुष्य नाम कर्म एक देखते हैं, गोत्र कर्म, गोत्र कर्म में क्या है, उच्च गोत्र बंधेगा या नीच गोत्र बंधेगा, क्योंकि बंध के रीजन अपोजिट होते हैं। तो गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां हो गई, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां एक साथ बंध सकती हैं, उसमें कोई भी अपोजिशन वाली बात नहीं होती। तो अंतराय 5 किस में आ जाएंगी, ध्रुव बंधिनी में। ठीक है, अब नाम कर्म देखें, नाम कर्म देखें अगर, तो नाम कर्म में क्या देखना है, सबसे पहले गति की बात करें अगर, तो गति में क्या हो जाता है, गति 4 है, कोई सी एक बंधेगी। गति 4 अपोजिशन है बंध में, तो गति 4 बंध विरोधिनी में आ जाएगा। जाति 5, 5 में से कोई एक ही बंधती है। ठीक है, शरीर, अब देखो शरीर में जब बात करेंगे ना, तो औदारिक वैखरी या फिर आहारक में से बंध तो एक ही का हो सकता है। ठीक है, तो 3 में तो क्या हो गया, अपोजिशन हो गया, लेकिन तेजस कार्बन का बंध कंटिन्यूअसली होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नामकर्म में नामकर्म में क्या आ जाएगा, तेजस तेजस का। कार्बन। अंगोपांग, अंगोपांग जैसे शरीर की बात करी वैसे ही तीनों अंगोपांग की भी बात कर लेंगे, क्योंकि जिस शरीर का बंद हो रहा है उसी शरीर के अंगोपांग का बंद होता है। ठीक है, अब यहाँ शरीर की जब बात करते हैं ना, तो तीनों की एक बार बात कर लेते हैं। औदारिक, औदारिक का बंध कौन कौन से गुण स्थान में होता है, पहले दूसरे चौथे। चौथे गुण स्थान पहले से औदारिक का चौथे तक। औदारिक 1 से का 4 बंध पहले से चौथे तक हो सकता है। वक्री का बंध कहाँ तक हो सकता है, पहले से 8 8 तक। तक, दूसरा 4 से 8 7। तक, 8 तक।
तीसरा तो लेंगे ही ना, क्या दिक्कत है। आयुष्य का बंधन नहीं होता, बाकी तो नामकर्म का तो बंध हो ही सकता है। फिर आहारक का बंध होता है। छठे सातवें में, सातवें आठवें में, ओके। ठीक है, तो अब क्या बताया है कि जब आहारक का बंध हो रहा है तब औदारिक का बंध तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि गुण स्थान ही नहीं है इनके आपस में। ठीक है, तो जब जब भी औदारिक का बंध हो रहा है उन गुण स्थानों में आहारक का बंध नहीं होता, तो औदारिक और वैकरी क्या हो गए, बंध में विरोधी नहीं हो गए। ठीक है, अब जब औदारिक का बंध होगा तब वैकरी का बंध नहीं होगा, क्योंकि औदारिक प्रायोगी औदारिक के दंडक अलग गिने जाते हैं, वैकरी प्रायोगी वैकरी के दंडक अलग गिने जाते हैं। तो इन दोनों का कभी भी साथ में, 1 से 4 के बीच में इन दोनों का कभी भी साथ में बंध नहीं होता। ठीक है, वैसे भी अगर हम तीसरे चौथे की बात करें तो तीसरे चौथे में 2 टाइप के जीव होते हैं, नैरिक देवता होते हैं और मनुष्य तिर्यंश होते हैं। तो मनुष्य तिर्यंश तो कंपलसरी वैकरी का ही बंध करते हैं और नैरिक तिर्यंश कंपलसरी औदारिक का ही बंध करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य प्रयोग बांधते हैं और ये देव प्रयोग बांधते हैं। पहले और दूसरे गुणस्थान की बात करें तो पहले गुणस्थान में अगर कोई जीव औदारिक बांध रहा है तो वो वैकरी नहीं बांधेगा, वैकरी बांध रहा है तो औदारिक नहीं बांधेगा। ठीक है, ये हुआ। तो ये हो गई बात। और औदारिक और फिर वैकरी और आहारक की बात करें तो वैकरी आहारक में 7 8 क्या है, कॉमन गुण स्थान है। तो 7 8 जो कॉमन गुण स्थान है उसमें वैकरी का भी बंध होगा और आहारक का भी बंध होगा साथ में। तो ये दोनों आपस में विरोधिनी नहीं होती, क्योंकि आहारक का बंध भी आहारक के बंधियों के परिणामों में ही होता है, वैकरी का बंध तो कंटिन्यूअसली होता ही है। ठीक है, तो हर जीव के भी आहारक का बंध नहीं हो सकता, जिसके होता है तो उसका वैकरी के साथ में होगा, उसमें वैकरी नहीं रुक सकता। ठीक है, तो ये हो गई विरोधिनी वाली बात है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान। सहनन 6 है हमारे पास, तो एक ही जाति बंधेगा। 5 लिख लिया ना, जाति 5। जाति 5, सहनन 6 है, संस्थान 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण, वर्ण गण रस स्पर्श। अब जब हम बंध की बात करते हैं, वैसे तो काला, कृष्ण नील, कृष्ण नील, लोहित वगैरह जब बांध रहे होते हैं तो वो तो हम 20 प्रकृतियों के वर्ण आदि 20 के बात नहीं कर रहे होते। हम क्या बात करते हैं, कोई भी वर्ण बांधे, कृष्ण हो, नील हो, हरिद्र हो, लोहित हो, कुछ भी वर्ण बांध रहे हैं, क्या बंधेगा, एक वर्ण तो बंधेगा ही बंधेगा, कंपलसरी। अनादिकाल से बंध रहा है, हमेशा बंधेगा। बंध की अपेक्षा हम सिर्फ एक ही बोल मानते हैं उसको, इसीलिए वर्ण गंध रस स्पर्श के 4 प्रकृतियां हमेशा बंधेंगी, ध्रुव बंधनी प्रकृति हो गई। वर्ण गंध रस स्पर्श, अनुपूर्वी नहीं, हाँ अनुपूर्वी, विहायो गति, अनुपूर्वी जो गति बंधेगी उसके साथ अनुपूर्वी बंधेगी, ये भी विरोधी। गति 2 है, प्रशस्त अप्रशस्त में अपोजिशन हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पराघात की। पराघात नाम कर्म का, पराघात कौन कौन सा है, पराघात है, इसको ये लिख लेते हैं, पराघात है, उच्छ्वास है। ये क्या रहते हैं, सिर्फ लब्धि पर्याप्त जीवों के ही प्रायोगिक बंध करने पे उनका बंध होता है। पराघात है, उच्छ्वास है, इसमें कोई भी अपोजिशन वाली बात नहीं आई, इसलिए इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। ये अपोजिशन वाला कॉलम चल रहा था। अभी पराघात की जब बात करते हैं तो पराघात, उच्छ्वास, ये प्रकृति ऐसी है जिनमें बंध में कोई भी विरोधिनी प्रकृति तो नहीं है, लेकिन इनका बंध हमेशा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लब्धि पर्याप्त जीव का बंध कर रहे, लब्धि पर्याप्त प्रायोगिक का बंध करते हुए ही पराघात उच्छ्वास का बंध होता है। ठीक है, पराघात उच्छ्वास। आतप उद्योत, आतप उद्योत में क्या है, एक तो बात ये हो गई कि आतप उद्योत बंध में विरोधी नहीं है, जैसे आयुष्य की बात हमने करी थी, वैसे ही आतप और उद्योत के लिए कहेंगे कि आतप उद्योत आपस में भी क्या है, विरोधी नहीं, बंध में विरोधी नहीं है, और इनका बंध हमेशा नहीं होता। जैसे आयुष्य का बंध भी हमेशा नहीं होता, इनका भी बंध हमेशा नहीं होता, और जब होता है तो इन दोनों का आपस में विरोधी नहीं प्रकृतियां कहला जाती हैं। आतप उद्योत, अगुरु लघु कोई विरोधी नहीं है और उसका कोई लब्धि पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो हमेशा बंद हो सकता है, तो अगुरु लघु इसमें आ जाएगा। अगुरु लघु निर्माण और
उपघात। ये तीन प्रकृति ऐसी हैं जिनका कंटिन्यूअसली बंध होगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि इसमें लब्धि पर्याप्त का बंद कर रहे हो, लब्धि अपर्याप्त का बंद कर रहे हो, किसी का भी बंद कर रहे हो। इन तीनों प्रकृति का बंद हो सकता है? निर्माण तो होगा ही सबका। नहीं, निर्माण तो कंटिन्यूअसली इनका बंद हो सकता तो है। लघु भी होगा। फिर त्रस दशक उपघात स्थावर क्या दशक, होगा? जब भी त्रस दशक स्थावर दशक का बंद कर रहे हैं। हाँ, उपघात क्या होगा? आगु लघु निर्माण तो त्रस समझ में आ दशक और गया। स्थावर उपघात दशक का जब उपघात भी स्वभाव से उसमें कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं है, तो उसका बंद एक कंटिन्यूअसली छूट होता रही है है। हाँ, मैम, इसमें कोई एक छूट रही है, जैसे ये तीन तीर्थंकर। तो ये हो गई अगुरु निर्माण तीर्थंकर। उगात, और ये इधर आ गई तीर्थंकर। पराघात आत्मक उच्छ्वास और उद्योत। एक कोई छूट रही है प्रकृति। तीर्थंकर। तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर। तीर्थंकर। अरे तीर्थंकर नाम छूट रहा है ना, तीर्थंकर नाम। हाँ, हाँ, तीर्थंकर नाम। मैं बोलूँ अभी? तीर्थंकर नाम कर्म छूट रहा है, ठीक है। तीर्थंकर नाम कर्म में अपोजिशन कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी वो बंधता है, जब भी बंधता है तो कंटिन्यूअसली बनता है। उसके बंध योगी गुण स्थान में वो कंटिन्यूअसली बनता है, ठीक है। लेकिन क्या हर जीव में अनादिकाल से वो कंटिन्यूअसली बन रहा था? नहीं। नहीं बन रहा होगा, है ना। नहीं बनता है मतलब वो अध्रुव बंधिनी प्रकृति में आ जाएगा। अनादिकाल से उसका बंध नहीं हो रहा है ना। जब तक उसका बंध योगी गुण स्थान है तब तक तो वो कंटिन्यूअसली बंधता है। ऐसे ही आहारक के लिए भी है। कहाँ गया आहारक शरीर? आहारक शरीर भी जब उसका बंध योगी गुण स्थान है, जिस जीव के आहारक की सत्ता है, वो कंटिन्यूअसली बंधेंगे। आहारक, द्विक और तीर्थंकर नामकरण, ये तीन प्रकृति ऐसी हैं जो अध्रुव बंधिनी है। अध्रुव बंधिनी मतलब जो कंटिन्यू नहीं बनती, पर ये तीन प्रकृति तो कंटिन्यू बंधती है अपने बंध योगी गुण स्थान में। 4 से 8 हो या फिर 7 8 हो, अपने बंध योगी गुण स्थान में कंटिन्यूअसली बंधती हैं। लेकिन फिर भी इनको अध्रुव बंधिनी में क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि ये अनादिकाल से नहीं बंध रही हैं। अध्रुव बंधिनी में वो ही लेते हैं जो अनादिकाल से बंध रही हैं, और अभव सिद्धिक हमेशा बांधेंगे, भव सिद्धिक अपने बंध विच्छेद काल तक बांधेंगे। और ये प्रकृतियां अनादिकाल से नहीं बंधने के कारण इनको अध्रुव बंधिनी में लिया गया है। फिर त्रस दशक, स्थावर दशक। ये अगर त्रस है तो स्थावर का बंध नहीं होगा, स्थावर का बंध है तो त्रस का बंध नहीं होगा। ऐसे करते करते त्रस, तो स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, पूरी 10 प्रकृतियां आपस में विरोधिनी हो जाती। तो त्रस दशक, स्थावर दशक आपस में विरोधिनी है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? अब बची क्या? यहाँ पे नामकरण में भी हो गया। नामकरण में कितनी प्रकृति हो गई? 1 2 6 7 8 9, नामकरण की 9 प्रकृति हो गई। 5 9 19 5 9, कितना हो गया? 47, ठीक है। ये 47 प्रकृति ध्रुव बंधिनी में हो गई। अब अध्रुव बंधिनी कितनी हुई? 1 2 3 हाँ, 7 45 48 73। ठीक है। ये हो गई 73 प्रकृतियां। तो 73 प्रकृति क्या हो गई? अध्रुव बंधिनी, ठीक है। बंधनी। ये हुआ ध्रुव बंधिनी, अध्रुव बंधिनी का। अब इसी के साथ इनकी सादी अनादि प्ररूपना अगर हम देखें तो क्या बताया है कि जितनी भी ये ध्रुव बंधिनी और अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां हैं, इनमें ध्रुव बंधिनी के लिए तो क्या होगा? ध्रुव नाम से ही क्या है? कंपलसरी ध्रुव तो हो गई होगा, ठीक है। और अध्रुव बंधिनी है मतलब कंपलसरी अध्रुव तो होगा। अब अध्रुव का मतलब जिसकी एंडिंग अवश्य होती है, यही मतलब होता है अध्रुव का, कि अध्रुव हाँ, मतलब हमेशा नहीं बंधेगा, जिसकी एंडिंग अवश्य होगी। तो जिसकी एंडिंग अवश्य हो रही है अध्रुव बंधिनी, उसकी बिगनिंग भी तो हुई होगी। हाँ, अगर
हमेशा एंडिंग हो रही है, ये रुक रुक कर बंध रही है। जैसे कभी पराघात बंधा उसके बाद रुक गया तो फिर से बंधने की स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पे शादी का भंग भी क्या होगा, कंपलसरी आएगा। और जब हमने बोला कि ये अनादि काल से, ये वाली जो प्रकृतियां हैं अनादि काल से, जैसे सात वेदनी का बंध है तो सात वेदनी का बंध अनादि काल से तो हो रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रहा है। जब असात वेदनी का बंध था तब सात वेदनी का बंध नहीं था, उसका बंध रुक गया। फिर नया बंध स्टार्ट हुआ सात वेदनी का, फिर वो चला, फिर उसको रुकना पड़ा, फिर असात वेदनी का बंद हो गया। तो सादी और अध्रुव रूप से ही ये प्रकृतियां बनती हैं। इनमें अनादि और ध्रुव नहीं होगा, अनादि और ध्रुव नहीं होगा। ध्रुव, अनादि और ध्रुव का भंग घटित ही नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ सादी और अध्रुव का भंग घटित होगा इसमें। अब जब ध्रुव एक बार बंधिनी की बात करें, एक बार वापस बताइए वानेश्वरी जी। जो ध्रुव बंधिनी प्रकृति होती हैं वो रुक रुक कर बंध रही है, मतलब यहाँ पर वो बंध रही थी, फिर वो रुकी, फिर पुनः उसका बंद हुआ, फिर वो रुकी, फिर बंद हुआ स्टार्ट, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो रही है एंडिंग भी हो रही है, मतलब शादी भी है और अध्रुव भी है। अध्रुव मतलब एंडिंग होना, ध्रुव मतलब नेवर एंडिंग। तो शादी मतलब स्टार्टिंग हो रही है, एंड भी हो रहा है, तो शादी और अध्रुव। पर क्या ये अनादिकाल से बंध रही थी? नहीं। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि यहाँ रुक गई है, यहाँ पे रुक रुक गई। गई है, रुक रही है ना ये, तो ये अनादिकाल से नहीं बन रही थी, तो अनादि भंग घटित नहीं होता। और ध्रुव मतलब हमेशा बंधेगी क्या? अगर यहाँ बंध रही तो क्या हमेशा बनती रहेगी? नहीं, उसमें नहीं, रुकावट अवश्य आएगी। तो ध्रुव का ध्रुव और शादी अनादि हो का गया। भंग घटित नहीं होगा। ठीक है, अब जो ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां हमने देखी हैं, ज्ञानावर्णी 5, इसकी अनादिकाल से बंध रही, क्योंकि देखो जो ध्रुव है, अब हम बोल रहे हैं कि अध्रुव में शादी और अध्रुव है, तो ध्रुव के साथ क्या होना चाहिए? अनादि होना चाहिए। तो अनादि। इसको चेक कर लेते, ध्रुव तो हमने राइट कर दिया। अनादि किस किस में है? ज्ञानावर्णी 5 अनादिकाल से बन रही है, हाँ हाँ, बन रही है। दर्शनावर्णी 9 अनादिकाल से बन रही है। मिथ्यात्व वेदनी अनादिकाल से बन रही, 16 कषाय अनादिकाल से बन रहे हैं, भय जुगुप्सा अनादिकाल से बन रहे हैं। ठीक है, अब अनादिकाल से तो बंध रहे हैं, एक बार देखते हैं अनादिकाल से बंध रहे हैं, इस अपेक्षा से रखना अभी कि वो जीव इनके बंध योगी गुण स्थानों तक पहुंचानी है, बंध विच्छेद तक पहुंचानी है। ठीक, और अंतराय कर्म अनादिकाल से बंध रहा है, और बाकी ये प्रकृतियां अनादिकाल से बंध रही हैं। अब इनके बंध विच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बताना होता है? बंध विच्छेद भी बताना रहता है। अब जब बंध विच्छेद बताना है तो ज्ञानावर्णी का बंध विच्छेद कब होता है? 12 गुणस्थान के द्वितीय ज्ञानावर्णी का अनुसंधान। बंध विच्छेद फटाफट बताते जाइए। हाँ, 12वां का 10वें गुणस्थान, 10th गुणस्थान। 110। ठीक है। 10। तो यहाँ पे हाँ, सब में हमने क्या बता दिया? अनादि तो बता दिया कि अनादिकाल से तो क्या है, सबका बंध हो ही रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि अभी तक वो जो इनका बंध विच्छेद वाला गुणस्थान है उसको प्राप्त नहीं किया, और अभव सिद्धिक जीव तो कभी प्राप्त भी नहीं करेगा, तो हमने सब में अनादि का भंग तो घटित कर ही दिया था। अब हमको क्या देखना है? अब हमको इसमें दो और बच गए हमारे, क्या बच गए? एक तो शादी बच गया और एक अध्रुव बच गया। ठीक है, ये बात डिफरेंट हो गई। अब ये बात कर रहे हैं हम अनादि और ध्रुव तो कंपलसरी बता दिया 47 में। अब शादी और अध्रुव देखना है। तो प्रकृति क्या है ध्रुव बंधिनी? ज्ञानावर्णी 5। शादी कब होता है? जब प्रकृति का बंध विच्छेद हो गया, उसके बाद फिर से बंध स्टार्ट हुआ, बंध विच्छेद को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे बंध रहा था, अनादिकाल से बंध रहा था, ये बंध विच्छेद का पॉइंट आया, उसके बाद वो बंध नहीं रहा, फिर वापस से वो जो बंध विच्छेद वाला गुणस्थान था, या जिस भी बंधियों के गुणस्थान में फिर से वो जीव आ गया, तो उसने बंध स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? उसकी बंध की आदि हो गई। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि इसमें बंध विच्छेद के पश्चात वापस बिगनिंग हो सकती है क्या। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध विच्छेद होता है 10th गुण स्थान में, 10th से ऊपर जा सकते हैं क्या? 11th में जा सकते हैं, 12th में जा सकते हैं। अगर 12th में गए तो वापस से उसकी बिगनिंग होगी क्या? नहीं, नहीं। नहीं होगी, मतलब शादी का भंग घटित नहीं हो पाएगा अगर 10वें गुण स्थान को क्रॉस करके 12th में चला गया, वापस वो बंद नहीं करेगा। पर अगर वो जीव उपशमक श्रेणी वाला था,
तो वो बंध वापस स्टार्ट करेगा क्या? वो कहाँ जाता है? उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाता है। 11वें से वापस से 10वें में भी आ सकता है, 10वें में चौथे में जाएगा। भी आ सकता है। दोनों उसके बंध योगी गुण स्थान है। दोनों बंध योगी हाँ गुण स्थान में आने पे फिर से बंध स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ ध्रुव बंधिनी प्रकृति है। ठीक है, तो शादी का भंग घटित हो सकता है होगा। किसमें? ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में। कर्म की भी सेम बात करें, क्योंकि उसका भी 10वां है और अंतराय भी उसका भी 10वें का लास्ट समय। तो इन तीनों में हमने शादी का भंग घटित कर दिया। अब हाँ क्योंकि बिगनिंग हुई तो बंध विच्छेद पे एंडिंग भी होगी। बंध विच्छेद पे हम्म एंडिंग हुई। ठीक है, अभी हमने बात करी कि 10th पे क्या हुआ? बंध विच्छेद हुआ तो उसकी बंध की एंडिंग हो गई। ठीक है, तो अध्रुव रूप से हो गया। जो भी हो गया। फिर बात करते हैं मोहिनी कर्म और नाम कर्म की। मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व, जैसे ही जीव फर्स्ट गुण स्थान को छोड़ता है उसकी एंडिंग कर देता है। ठीक है, हाँ और जैसे ही जीव वापस से फर्स्ट में आता है तो उसकी बिगनिंग कर देता है बंध की। हो ये जाती है। मिथ्यात्व इतनी की बात हो गई। ठीक है, अब 16 कषाय की बात करें। 16 कषाय में क्या है गुण स्थान? ये तो हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की बात कर ली। ठीक है। हम्म अब ये हो गया मिथ्यात्व। 16 कषाय में इनके बंधियों के गुण स्थान क्या क्या है? अनंतानुबंधी के लिए फर्स्ट सेकंड है। सेकंड के ऊपर कोई जीव गया, वहां गया तो उसने एंडिंग कर ली, और जब वापस से फर्स्ट या सेकंड में आएगा तो फिर से बंध स्टार्ट कर देगा। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक अप्रत्याख्यान बंध रहा था, अप्रत्याख्यान से ऊपर गया, उसने अप्रत्याख्यान की बंध की एंडिंग करी, वापस से 1 2 3 4 में किसी में आया, अप्रत्याख्यान स्टार्ट हो गया। फिफ्थ तक प्रत्याख्यानावरण बंध रहा था, फिफ्थ से ऊपर गया, उसने एंडिंग करी, वापस से 1 से 5 में आया, स्टार्ट कर दिया। संज्वलन का बंध कहाँ तक होता है? एक 9 से से तो 1 से 9 9। तक। अगर 9 तक, 9 में आगे कोई जीव क्रॉस किया, चाहे वो उपशम श्रेणी हो शपक श्रेणी हो, कोई भी जीव 9 को क्रॉस करने वाला जो जीव 10th में गया वो उसकी एंडिंग करता है। हाँ और बिगनिंग कौन करेगा? बिगनिंग सिर्फ उपशमक वाला ही रहने करेगा, वाला उत्तम क्योंकि वाला। शपक वाला वापस नीचे नहीं उतरेगा। तो हाँ बिगनिंग करेगा और संज्वलन की कौन? उपशम श्रेणी वाला। और एंडिंग शपक श्रेणी उपशमक श्रेणी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन कुछ भी आए रटना नहीं पड़ेगा। ध्रुव में दोनों की बात हुई, क्यों हुई? क्योंकि बंध की एंडिंग होती है, बंध की एंडिंग तो उपशम श्रेणियों शपक श्रेणियों कोई भी कर सकता है। और शादी मतलब बिगनिंग करना वापस से, तो जब एक बार श्रेणी चढ़ ली और फिर से उसकी बिगनिंग हो रही है तो मतलब वो उपशम श्रेणी थी। उत्तम श्रेणी वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं भय जुगुप्सा की। भय जुगुप्सा की एंडिंग कहाँ तक इनका बंद होता है? एक गुण स्थान। हम बात करते हैं हास्य 8वें गुण चतुष्क। स्थान। एक गुण का एक 8वें 8वें गुण गुण स्थान। स्थान। हास्य रति अंतिम में भय जुगुप्सा। एट के अंतिम में हास्य रति भय जुगुप्सा में 8th गुण स्थान को क्रॉस करने, 8th गुण स्थान को क्रॉस करने वाला उपशम श्रेणी हो चाहे शपक श्रेणी हो, वो क्या करेगा? एंडिंग करेगा। लेकिन वापस से 8th में प्रवेश करने वाला कौन होगा? सिर्फ उत्तम श्रेणी उपशम वाला। श्रेणी वाला, वो वापस से बिगनिंग कर अरे बा- लेगा। हो गई बात भय जुगुप्सा। ठीक, अब तेजस शरीर कार्बन शरीर, इसका बंध कहाँ तक होता है? 8th के सेकंड तक, मतलब बहुसंख्य भाग वाले पॉइंट तक। तो वहां पे क्या बोला? 8th को क्रॉस करने वाले जो उपशमक श्रेणी जीव होंगे या शपक श्रेणी कोई भी एंडिंग करेंगे, लेकिन बिगनिंग कौन करेगा? ओनली वापस से 8th में आने वाला उपशम श्रेणी वाला। ये भी वही बात है, वर्ण चतुष्क का भी वहीं तक होता है। अगुरु लघु निर्माण उपघात सबका 8th के, मतलब 8th के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संख्यतम शेष तक उनका बंध होता है। क्लियर हो गया? ये हमने सारी प्रकृतियों का देख लिया। मतलब इसमें डिफरेंस क्या रहा? सब में ही शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, सभी में सारी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में है, और अध्रुव बंधिनी प्रकृति में शादी और अध्रुव है, अनादि और ध्रुव नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अभी वो क्लास में आए हैं क्या जिनके लास्ट क्लास में 8th गुण स्थान का कंफ्यूजन था? नहीं तो हम उदय पे देखें। ठीक है, आज है नहीं शायद। आप हो क्या? एक बार 8th गुण स्थान का देख लेते हैं, फिर हम उदय स्वामी।
डाउट क्या था आपका एट गुण स्थान में? मेरा 8 गुण स्थान में निद्रा द्वीप वाला था। हाँ। मैंने निद्रा द्वीप का बंध 8 गुण स्थान के एक देखो मैं संख्या इसको का ऐसे भाग। बता देती हूँ। हाँ, वो जो ना बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टाइल में लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा 8 गुण स्थान है। ठीक है, हाँ, 8 गुण स्थान है, मान लेते 50 समय का। हाँ। 50 समय का पूरा 8 गुण स्थान है। अब क्या बताया, 50 समय क्या है, टोटल समय है। अब उस टोटल समय में बहुसंख्यक भाग क्या है, 45 सॉरी, और एक संख्यातम भाग क्या है, 5। ठीक है, तो अब क्या बताया, ये टोटल 50 समय थे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते 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 ये 50, 49, 48, 47, 46। ठीक है, ये लास्ट के 5 समय। ये एक संख्यातम, ये हो गया बहुसंख्यतम भाग, फिर 1 2 3 4, ये हो गया बहुसंख्यतम भाग। ठीक है, और ये है 5 समय का एक संख्यातम भाग। ये उसका लास्ट समय है, ये उसका फर्स्ट समय, 8 गुण स्थान बराबर। अब क्या बता रहे हैं, टोटल 8 गुण स्थान का पहला समय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हो गए। ये एक संकेतम भाग कंप्लीट। फिर ये छठा समय, सातवां, आठवां, डैश डैश डैश, ये कौन सा था, 45 था, ये 44 है, 43 है, वगैरह वगैरह। अब क्या बात हो रही है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये पहला समय है, ये 5वां समय है, ये 45th समय है, और ये 50वां समय है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये टोटल जो टोटल है 8वें गुणस्थान का टोटल काल है, उसका ही हमने बहुसंख्य भाग और एक संख्यतम भाग करा है। ठीक है, तो हमने बहुसंख्य भाग कितना बताया, 45 समय का, तो हमने पहले से लेकर 45 समय पे बता दिया कि ये बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, इस पॉइंट पर बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ। अब एक संख्यतम भाग शेष रहा, मतलब टोटल का एक संख्यतम भाग ये शेष है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया कि एक संख्यतम भाग जैसे ही व्यतीत होता है, मतलब ये फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय, जैसे ही फिफ्थ समय पे जीव आया, फिफ्थ समय पे निद्रा द्विक का क्या कर देता है, बंध विच्छेद कर देता है। मतलब निद्रा द्विक इस समय पे बंध रही थी, अगले समय से नहीं बंधेगी। ठीक है, अब जब जीव ने बहुसंख्यतम भाग क्रॉस किया और अब सिर्फ एक संख्यतम भाग शेष है, एक संख्यतम किसका, यहाँ के बाद वाला नहीं, टोटल का एक संख्यतम। तो टोटल का एक संख्यतम कितना था, 5 था। तो एक संख्यतम मतलब सिर्फ 5 समय शेष था, उस समय पे वो नामकरण की 30 प्रकृतियों का बंध विच्छेद करता है, मतलब ये उसके बंध का लास्ट समय। फिर वो लास्ट का जो ये 5 समय बचा एक संख्यतम भाग, उसमें वो बंध नहीं करेगा। और ये लास्ट समय पे वो क्या करता है, हास्य चतुष्क का बंध विच्छेद, मतलब इस लास्ट समय तक हास्य चतुष्क का बंध हो रहा था, उसके आगे नहीं होगा। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। हास्य चतुष्क का मैंने 49 के बाद में किया उसने। 49 के बाद नहीं, 50 पे भी बंद हो रहा था। 51th समय जो भी होगा 9th गुण स्थान का, अच्छा। उसमें नहीं होगा अच्छा। बंध विच्छेद, एक मतलब साथ उस में समय तक 8 होता में है। 36 प्रकृतियां माइनस होगी टोटल। 36 30 तो एक साथ हो गई, और 2 निद्रा हो गया, और हास्य चतुष्क, तो हाँ, टोटल 8वें 36 हो गुण गया। स्थान में टोटल 36 प्रकृतियां का बंध विच्छेद ठीक। होता है, पर अलग अलग टाइम पे होता है। इन दोनों का हाँ सेम टाइम मतलब होता है, नहीं कि 30 का आखिर में सेम तब टाइम है ना। होता है। एक तो ये हाँ? ज्यादा जी गुण हास्य चतुष्क का अपने को मैंने 8 टोटल लेना है। हास्य चतुष्क में 8वां गुण स्थान पूरा ही लेना है। हास्य चतुष्क टोटल, जैसे जैसे हाँ जैसे हम बोलते हैं ना कि ये 10वां गुण स्थान है, 10वें गुण स्थान के लास्ट समय पे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह हाँ का बंध हाँ विच्छेद, तो ठीक है, वैसे ही ठीक है। पूरा 8वें गुण स्थान तक हाँ चलेगा, पूरा लास्ट तक बंद होता है, ठीक 9वें में बंद नहीं होता फिर आगे। ठीक ठीक है। पूरा ठीक लेना है है इसको। ठीक है। जैसे निद्रा द्वीप का बंद तो जो 8वें 36 गुण। प्रकृति वाली बात कर रहे थे, उनका डाउट हो गया? हाँ हाँ हो गया मेरा। मैं ही पूछ रही हूँ वापस ये कि निद्रा द्वीप का मन है ये बंद विच्छेद तो 8वें गुण स्थान के। टोटल 36 प्रकृतियों का बंध क्या, बाकी नहीं अलग अलग समय। नहीं, मैं खाली निद्रा द्वीप का पूछ रही हूँ। तो फिर इसके 17 11 गुण मन
गुण स्थान तक रह सकती है। सत्ता में बाधा नहीं है, उदय में भी बाधा नहीं है। सत्ता तो 12वें के द्विचरण तक रहती है, उदय 11वें तक रहता है। बंध ठीक रुका है, बाकी उदय में तो आ ही सकती है। ठीक ठीक। उपशम श्रेणी हमने बोला, उपशम श्रेणी चढ़ सकता है जीव, नींद में भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, मेरा हाँ, क्लियर हो। आपका हो गया डाउट क्लियर? आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब हम उदय का देख लेते हैं। उदय का मतलब क्या हुआ? बंध का तो हमने देखा था, सकशायी जीव हो या अकशायी जीव हो, किसी के भी क्या हो सकता है? बंध हो सकता है। बंध मतलब वो ग्रहण पुद्गलों में क्या कर रहे हैं? प्रकृति आदि का यथायोग्य निर्धारण कर रहे हैं और आत्मा के साथ एक में कर रहे हैं, उसको हमने बंध बोला। अब उदय क्या हो रहा है? उदय यहाँ पे कर्मों के फल का अनुभव कर रहा है, तो उसको हम उदय बोलेंगे। उदय 2 टाइप का होता है, एक तो होता है संप्राप्त, एक होता है असंप्राप्त। संप्राप्त मतलब स्वयं से प्राप्त हुआ, स्वयं ही उन प्रदेशों की स्थिति कंप्लीट हो गई थी, उतना ही उनको टाइम दिया गया था आत्मा के साथ रुकने का, बस उतने ड्यूरेशन तक वो रुके और वो बाहर निकल गए। जैसे उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ वो बाहर निकल गए, उसको बोलते हैं संप्राप्त उदय। लेकिन उनका उदय समय अभी आया ही नहीं था, उनको अगर मान लो कि 10 घंटे तक उनको आत्मा में रुकना था, उसको एक समय तक ही आत्मा में रोक के और नीचे लेके आ गए, तो वो कहलाता, मतलब आत्मा से बाहर कर दिया, तो वो कहलाता है असंप्राप्त उदय। तो ये प्रयत्न विशेष से होता है, ये स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, तो उदय को 2 टाइप से, एक तो बोल दिया कर्मों के फल का भोग रहे हैं, और दूसरा टाइप संप्राप्त असंप्राप्त के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनी? या तो स्थितिशय हुआ स्वभाव से, या फिर प्रयोग, प्रयोग मतलब प्रयत्न से, प्रयत्न मतलब उदीर्णा से, उदीर्णा से कर्म प्रदेशों का वेदन करना क्या कहलाता है? उदय कहलाता है। अब सिर्फ हमने उदीर्णा को ही उदय की डेफिनेशन में क्यों लिया? अपवर्तना को भी तो हम स्थिति कम करते ही हैं, अपवर्तना में भी स्थिति कम करते हैं, उदीर्णा में भी स्थिति कम करते हैं, सिर्फ उदय उदीर्णा को ही उदय से रिलेट क्यों कराया हुआ है? मतलब उदय की डेफिनेशन में उदीर्णा को ही क्यों असंप्राप्त उदय बोला, अपवर्तना को क्यों नहीं बोला? प्रयत्न विशेष से करते हैं कर्म इसलिए। प्रदेशों को कम करते हैं ना, इसलिए इतने विशेष कर्म तो प्रदेशों की स्थिति अपवर्तना कम भी करते हैं हो रही इसलिए। है, अयोगी अवस्था में अपवर्तना नहीं होती। हाँ, अपवर्तना में क्या होता है और उदीर्णा में क्या अपवर्तना होता है? में स्थिति कम की जाती है उदीर्णा में, और उत्तीर्ण उदय में लाई जाती उदीर्णा है। में 10 घंटे उदय की समय में स्थिति लाई थी, उसको भी जाती तो है एक उदीर्णा। समय की कमी करिए। उदय उदीर्णा समय में में लाई क्या? जाती है ना शॉर्ट उदीर्णा। दिया जाता है ना, कर्म 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 प्रदेशों को उदय समय में लाना उदीर्णा है। उदय समय में लाना उदीर्णा है, तो फिर अपवर्तना क्या है? अपवर्तना उदय समय में थोड़ी अपवर्तना ला अभी रहे हैं। हमको पढ़ाया ही नहीं, अपवर्तना अभी हमें पढ़ाया नहीं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? उदीर्णा अपवर्तना तो पढ़ गए हैं ना। अपवर्तना करण, अपवर्तना करण में क्या होता है? डेफिनेशन क्या है अपवर्तना करण की? अशुभ प्रकृति की रस को कम करना। अच्छा, अभी हम यहाँ पे उदीर्णा में स्थिति की बात कर रहे हैं, तो स्थिति के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी अपवर्तना में? रस तो कम होता ही है, अनुभव को कम करना, स्थिति को कम करना। रूप में स्थापित करना। हाँ, स्थिति को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्तना में भी स्थिति को कम करते हैं, उदीर्णा में भी स्थिति को कम करते हैं, लेकिन उदीर्णा में जो स्थिति कम हुई है, चाहे वो 10,000 वर्षों की स्थिति हो, चाहे एक घंटे की स्थिति हो, चाहे 1 साल की स्थिति हो, चाहे कोड़ा कोड़ी सागरकम की स्थिति हो, उस स्थिति को क्या करते हैं? उदय समय में, फर्स्ट समय में ही लेके आते हैं। और अपवर्तना में जरूरी नहीं है कि सिर्फ उदय समय में ला रहे हो, माना उदय समय में भी ला सकते हैं अपवर्तना के द्वारा, पर अपवर्तना में नियम नहीं है कि उसको उदय समय में ही लेके आना है। तो जिसको उदय समय में लाया जाता है उसी को तो हम बोलते हैं कि भोग रहे हैं, बाकी तो सब स्टॉक में पड़े ही हुए हैं। सबको थोड़ी ना बोलते हैं कि सबका ही उदय आ गया, कि नहीं, जिसको हम भोग रहे हैं जो उदय समय में है उसको ही हम बोलते हैं कि इसका उदय। तो उदय की जब बात कर रहे हैं तो उदय मतलब वो जो प्रदेश है वो
पर्टिकुलर इसी समय की स्थिति वाले हैं। अब जब आप बात करोगे कि संक्रमण, स्थितिक संक्रमण की बात करें या फिर विपाकोदय की बात करें, विपाकोदय में भी क्या होता है, इसी समय की स्थिति वाले प्रदेश बाहर निकलते हैं, और जो स्थितिक भी इसी समय की स्थिति वाले ही बाहर निकलते हैं, बस वो पर प्रदेश के रूप में निकलते हैं, लेकिन समय उनका यही था, परिपक्वता इसी समय की थी कि उनको इसी समय में बाहर जाना है, पर क्योंकि इसके रूप में नहीं जा सकते तो वो इसके रूप में चले जाते हैं, पर ऊपर के नहीं जाते, सिर्फ यही समय वाले बाहर जाते हैं। तो स्थितिक संक्रमण हो चाहे विपाकोदय हो, दोनों में सिर्फ उदय समय वाले प्रदेश ही आत्मा से बाहर जाते हैं, उसी को ही हम उदय कहते हैं। ठीक है, तो उदय की जब बात करेंगे तो उदय में क्या समझना कि ऊपर से उदीर्णाकरण से फिर उदीर्णा से सिर्फ उदय समय में लाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये असंप्राप्त उदय है। अपवर्तना को नहीं बोला, क्योंकि अपवर्तना में मानो यहाँ पर लेके आ गए वो इस पॉइंट पर, या फिर इस पॉइंट पर लेके आ गए, तो क्या है, ये ऊपर से लेके आए लेकिन उदय समय में नहीं लेके आए, उसकी स्थिति भले अंदर अंदर कम कर दी पर उसका उदय नहीं आया। अभी अभी भी मान लो ये कि वो ऊपर जो भी था, अभी ये 2 घंटे की स्थिति पे लेके आए, 2 घंटे बाद उदय में आएगी वो। तो उदय की जब बात करते हैं तो हम अपवर्तना को नहीं लेते हुए असंप्राप्त उदय में उदीर्णा को ही लेते हैं। ठीक है, संप्राप्त स्वाभाविक रूप से कर्ण प्रदेशों की स्थिति पूर्ण होना, और असंप्राप्त में उदीर्णाकरण के द्वारा कर्ण प्रदेशों की स्थिति को कम करके भोगना। ठीक है, अब प्रकृतियां, इसमें क्या है डिफरेंस, एकेंद्रीय रिलेटेड डिफरेंस है। वहां पर हमने अनादेय और अयशा कीर्ति को हमने किसके देव प्रायोगी में हमने रिलेट किया था। यहाँ पे उदय में क्या आता है कि जो एकेंद्रीय जीव है उनमें पहला गुणस्थान ही होता है आगम के अकॉर्डिंग, और एकेंद्रीय में कौन कौन से जीव हुए, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी पानी वनस्पति कौन से, बादर वाले पर्याप्त लब्धि पर्याप्त जीव होने चाहिए, चाहे वो अपर्याप्त अवस्था में ही क्यों ना हो साधन सम्यक्त्व, पर वो जीव कंपलसरी पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करेंगे और अपनी लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि में रहेंगे, उन्हीं जीवों में साधन हो सकता है। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे उनमें साधन नहीं होगा। लब्धि पर्याप्त बादर, पृथ्वी पानी वनस्पति में जो उत्पन्न हो सकते हैं उन्हीं में साधन सम्यक्त्व पाया जा सकता है, इसीलिए 2 गुण स्थान संभव है, लेकिन आगम के अकॉर्डिंग उनमें भी साधन अवस्था में कोई जीव काल कर रहा है अगर, तो वो एकेंद्रीय पृथ्वी पानी वनस्पति में साधन की अवस्था में नहीं जाएगा आगम के अकॉर्डिंग। श्री जीवा जीवाभिगम के कौन से आगम के अकॉर्डिंग, श्री भगवती सूत्र शतक 24 उद्देशक 12। श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र के अनुसार सादी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर कितना बताया, 66 सागरोपम झाचेरी बताया आगम के अकॉर्डिंग, लेकिन 132 सागरोपम झाचेरी कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताया। सादी मिथ्या दृष्टि मतलब क्या, जब भी अंतर घटित करना होगा तो अंतर किसका बताएंगे हम, जिसकी एंडिंग हुई है उसी की तो वापस बिगनिंग करवाएंगे। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि था, उसकी एंडिंग हुई, वापस मिथ्या दृष्टि बना। जो मिथ्या दृष्टि बना है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या है, सादी, मतलब उसकी ऑलरेडी एक बार क्या हो चुकी थी, बिगनिंग हो चुकी थी, बिगनिंग होके उसकी एंडिंग हुई, एंडिंग होने के बाद उसका पूरा काल सम्यक्त्व में रहा, उसके बाद फिर से उसकी बिगनिंग हुई। तो जब भी अंतर बता रहे हैं तो सादी मिथ्या दृष्टि के जीव का अंतर क्या बताया, आगम के अकॉर्डिंग 33 सागरोपम 66 सागरोपम झाचेरी 33 + 33, और कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 132 सागरोपम झाचेरी। ठीक है, ये हुआ जीवा जीवाभिगम सूत्र कर्म ग्रंथ के। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, ये आप वर्तना एकदम वो नेटवर्क चला गया था, आप वर्तना एक बार हाँ पूछिए, जिनने पहले उदीर्णा और पूछा था ना अपवर्तना पहले को वो पूछना। उदीर्णा और अपवर्तना में ये सम्यक काल में 66 सागरों अधिकतम होता है ना, सम्यक का 66 सागरोपम झाचेरी मैक्सिमम। हाँ। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं उदीर्णा और अपवर्तना के मतलब कारण क्या है, वो मैं नेटवर्क चला गया था इसलिए नहीं सुन पाई, तो थोड़ा वापस बताइए। उदीर्णा और अपवर्तना में डिफरेंस ये बताया कि जो उदीर्णा है वो सिर्फ उदय समय में लेके आते हैं, और जो उदय समय में लाया गया वही तो उदय में आएगा।
लेकिन अपवर्तना में कंपलसरी नहीं होता कि वो उदय समय में ही लेके आए, वो उदय समय के ऊपर की स्थितियों में भी वो डाल सकता है, उदयावलिका में भी डाल सकता है, उदयावलिका बहिर्भूत में भी डाल सकता है, किसी में भी डाल सकता है, लेकिन उदय समय में डाले ऐसा कंपलसरी नहीं होता। और अगर किसी और में भी डाल रहा है तो उसको हम उदय नहीं बोल सकते, क्योंकि उदय सिर्फ एक ही समय का होता है। ठीक है। अब 122 प्रकृतियों उदय योग्य होती हैं, उसमें 120 में 2 ऐड क्या कर रही हैं? फटाफट। मोहन ने की 2 सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व। अब उदय विच्छेद हो गया। अब कषाय वेदनी के लिए बताया गया कि जो 16 प्रकृति हैं, कषाय वेदनी की 16 प्रकृति मतलब जो कषाय हैं, उसमें जो शेष मतलब जितनी 15 प्रकृति हैं उनकी बात अलग होती है और संज्वलन लोभ की बात अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि 16 कषाय में जो 15 कषाय हैं उनका जब उदय आता है तो किस रूप में आता है? सिर्फ और सिर्फ बादर रूप में ही उनका उदय आता है। लेकिन जो संज्वलन लोभ होता है उसका बादर रूप में उदय इन जनरल गुण स्थान में होता है। तब वो 9th गुण स्थान में क्या कर देता है? जितनी अपनी रिमेनिंग सत्ता बचती है लोभ की, उसका किट्टीकरण कर देता है। किट्टीकरण कर देता है मतलब उसका जो बादर रूप था वो सूक्ष्म रूप में हो जाता है। उसकी छोटी छोटी ऐसे ऐसे सोचो कि अगर ये पूरा कषाय था, इस रूप में उसको उदय में आना था, तो उसकी ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्या कर देगा वो, मतलब किट्टीकरण कर देता है। उसके सूक्ष्म रूप में उसका रिमेनिंग बच जाते हैं तो वो बादर रूप में उदय में ना आते हुए सिर्फ सूक्ष्म रूप में ही उदय में आते हैं। तो ये 10th गुण स्थान में जो संज्वलन लोभ का उदय होता है वो सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय होता है। ठीक है। लेकिन ऐसी जो ये किट्टीकरण वाली प्रोसेस हुई है ये सिर्फ और सिर्फ लोभ में ही होता है और 9th गुण स्थान में होता है। तो लोभ में हो रहा है तो आगे किसका उदय बचा है? लोभ का ही उदय बचा है, क्योंकि बाकी क्रोध मान माया का उदय तो 9th गुण स्थान तक ही रहता है, उनका उदय विच्छेद 9th गुण स्थान में हो जाता है। तो उनके लिए तो आगे सत्ता ही नहीं बच रही है उदय में आने के लिए। सत्ता मतलब उदय में आने के लिए सत्ता नहीं बच रही, मतलब प्रकृतियां उदय में आने योग्य नहीं बच रही हैं। तो या तो उनका उपशम कर दिया या फिर क्षय कर दिया वाली बात होती है। पर 9th गुण स्थान में अगर कोई प्रकृति सूक्ष्म लोभ की बची है, प्रदेश बचे हैं, तो वो किट्टियों के फॉर्म में बचे हैं, मतलब वो सिर्फ सूक्ष्म रूप में उदय में आएंगे, पूरा बादर कषाय का उदय नहीं होगा। तो जो संज्वलन लोभ है वो 1 से 9 गुण स्थान में, ये तो वैसे भी 1 से 9 में ही बंधते हैं, इनका मतलब उदय रहता है, बंध होता है। और ये जो संज्वलन उदय की बात हो रही है ना, बंध की नहीं हो रही। 1 से 9 में ही इनका क्या होता है? उदय रहता है। और जो संजो और सिर्फ 10वें गुण स्थान में क्या होता है? सूक्ष्म रूप में उदय में आती है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब सहयोगी जीव शरीर पुद्गल को ग्रहण करते हैं। हाँ, फिर उदय की दूसरी बात करी है कि सारी प्रकृतियों का उदय हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उदय क्या है? उदय मतलब प्रकृतियों का आत्मा से बाहर निकलना, मतलब प्रकृति के प्रदेशों का आत्मा से बाहर निकलना। ठीक है। तो जब प्रदेश आत्मा से बाहर निकल रहे हैं तो हाँ, तो उसमें भी क्या चाहिए? प्रयत्न चाहिए। उदय में तो नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, उदय तो सहज भाव से हो जाता है, मतलब 14th गुण स्थान में भी उदय तो रहता है। लेकिन किन प्रकृतियों का उदय होता है? ऐसी प्रकृतियां जो जब अपना फल दिखाएं तो उनमें कोई मन वचन काया के योग ना रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अगर हम सुस्वर की बात करें, दुस्वर की बात करें, तो ये प्रकृतियां जब अपना उदय दिखाती है, इसके उदय की डेफिनेशन क्या है? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जनरली हम उदय से ही लेते हैं। सुस्वर नामकरण की डेफिनेशन क्या है? 1 से 4 20% आना है अभी सिलेबस में, 1 से 11 तक। सुस्वर नामकरण की डेफिनेशन नहीं है याद तो कोई बात नहीं, बुक में से देख के बता दो, बुक से नहीं है तो। का प्रयोग होगा ना? नहीं, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन पूछ रही हूँ, सुस्वर नामकरण की डेफिनेशन। क्या? चिन पुद्गल पुद्गल की तो बात ही नहीं है। देखो मैंने अभी आपको हिंट दी, कोई भी एक बार प्लीज जी, अभी मैंने हिंट क्या दी थी कि जो भी प्रकृतियां डेफिनेशन बतानी होती हैं उसमें हम किस रूप में बताते हैं, ऐसा नहीं बताते कि इनके बंध से क्या होता है,
हम बोलते हैं कि इनके उदय होने से क्या होगा। तो जब भी हम किसी प्रकृति की डेफिनेशन बताते हैं तो हम बोलते हैं जैसे ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी का जब उदय होगा तो ज्ञान पर आवरण आ जाता है। दर्शनावर्णी का उदय होगा तो दर्शन पर आवरण आ जाएगा। सुस्वर नामकर्म का उदय होगा तो सुस्वर नामकर्म के उदय के कारण से जीव के भाषा में क्या आती है, वचनों में क्या आती है, मधुरता होती है। मधुरता। तो हमेशा ध्यान रखना डेफिनेशन के लिए एक तो घिसी पीटी लाइन लिख के आ जाना, जिस कर्म के उदय से। अब क्या होता है उसके उदय से, सुस्वर है तो भाषा में मधुरता, वचनों में मधुरता होगी, वाणी में मधुरता होगी। आगे जोड़ देना, बन गई डेफिनेशन। जिस कर्म के उदय से, ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना होती है, कोई भी डेफिनेशन पूछे 148 प्रकृतियों की। ठीक है, तो सुस्वर में बोला है कि जिस कर्म के उदय से, मतलब वचन, अगर वचन मधुर है या फिर वचन कर्कश है, दुस्वर का उदय हो तो वचनों की मधुरता और कर्कशता कब पता चलेगी, जब वचन योग एक्टिव होगा। तो सुस्वर के उदय होने से वचन योग एक्टिव होता है, मतलब वचन योग एक्टिवनेस दर्शाता है सुस्वर दुस्वर। तो वचन योग का एक्टिव होना मतलब सयोगी अवस्था है। तो सुस्वर का उदय कहाँ तक होगा, सहयोगी अवस्था में ही होगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लो पराघात नाम कर्म की बात कर ले। पराघात नाम कर्म है, हाँ 13 गुण स्थान तक होगा, क्योंकि वचन योग 13वें गुण स्थान तक रहता है। जब तक वचन योग का निरोध नहीं होगा तब तक, 13वें में भी लास्ट तक नहीं होगा वचन योग। पराघात की बात करें, पराघात के उदय से क्या, पराघात की डेफिनेशन बताओ। अच्छा, स्थिर की डेफिनेशन तो आती होगी, सिंपल पराघात सा की है। बताऊं मैं? ठीक है, पराघात की पराघात बोलूं? की बता दीजिए। जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों के घात करने में समर्थ हो उसे पराघात नाम कर्म कहते हैं। दूसरों का घात करने में समर्थ हो, है ना। तो दूसरों का घात कब करेगा जीव, जब उसके काय योग एक्टिव होंगे। हाँ। काय योग की एक्टिवनेस, ठीक है, काय योग की एक्टिवनेस क्या बता रही है कि वो अयोगी नहीं सयोगी अवस्था है। योगी है, पराघात का उदय कहाँ तक होगा, 13वें गुण स्थान तक, सयोगी अवस्था में ही होगा, है ना, सहयोगी 13वें तक। गुण स्थान तक होगा। ठीक है, अब स्थिर की बात अब ले ली है, तो जिनका पराघात नहीं पता था, जो एकदम शॉर्ट डेफिनेशन पे जा रहे हैं, तो स्थिर की बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, स्थिर की तो बहुत इजी है। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को स्थिर रूप में परिणत करता है। पराघात का उदय कहाँ तक ले रहे हैं। आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ, एक मिनट। एक से फिर अगुरु हाँ, लघु ठीक है। तीन में ही आ जाएगा ना पराघात। हाँ, पराघात उसमें आ जाएगा। वो 133 वही काय योग वाली बात है। स्थिर की डेफिनेशन क्या बोली हमने, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करता है उसे रूप में परिणत करता है। तो यहाँ पे शरीर के पुद्गलों का परिणमन हो रहा है। शरीर के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, फिर उनका परिणमन होता है। तो ग्रहण करना, परिणमन करना, मतलब कौन सा योग एक्टिव है, काय योग एक्टिव। योग। अब काय योग अगर एक्टिव है तो कौन सा जीव होगा, सहयोगी होगा कि अयोगी होगा, सहयोगी। सहयोगी। तो जिस भी कर्म प्रकृति के उदय के कारण में योग एक्टिवनेस है, कि अगर इसका उदय है तो हमारा कोई ना कोई मन वचन काया कोई ना कोई योग एक्टिव हो, या फिर श्वास एक्टिव हो, आनापान का भी एक्टिवनेस हो, तो भी क्या कहलाती है वो प्रकृति, सहयोगी जीवों द्वारा ही उदय में आने वाली प्रकृति कहलाती है। तो सहयोगी जीव कहाँ तक है, 13 तक है। तो ऐसी प्रकृतियां, उद्गल विपाकिनी प्रकृति हो, या फिर शरीर के काय योग से एक्टिवनेस, वचन योग काय योग की एक्टिवनेस रिलेटेड जो भी प्रकृति है, वो किस में लेते हैं हम, सहयोगी जीवों में ही उदय लेते हैं। मतलब 14 गुण स्थान में उनका उदय नहीं रहता। ठीक है, अब कौन कौन सी क्या क्या प्रकृति है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। उदय की जो भी प्रकृतियां हैं नेक्स्ट क्लास में एक बार सारी प्रकृति वाइज देख लेंगे, फिर और रिविजन हो जाएगा। अभी क्या डेट हो गई ना। मैडम एक एग्जाम के बारे में पूछा था, जो जो सारा कोर्स तो वापस रिपीट हो रहा है सारा, वो तो कोई नया कोर्स इसमें ऐड नहीं हो रहा है ना।
कोर्स तो नहीं, आप लोगों को जितना पढ़ाया है उतना ही होगा, 1 से 99 तक। तो ये वापस एग्जाम लेना क्या पर्पज है फिर सबका? एक बार हो गया तो कौन दोबारा पता क्यों 10 लेते हैं? मिनट। अभी जो आपका हुआ था वो सब प्रैक्टिस एग्जाम्स थी, फाइनल पेपर अब होगा। अच्छा, हमने उनका जो किया उनका उसका रिजल्ट आएगा क्या अनुश्री जी? रिजल्ट एक तो डाउट था मेरा, करेंगे। एक रिजल्ट डाउट तो था आपका मेरा। फर्स्ट टर्म का भी आया था, तो सेकंड टर्म का भी आना ही चाहिए। एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ रिजल्ट तो आना चाहिए। कब तक भेजते एक हैं वो डाउट था मेरा, देखते हैं। वॉल पेपर तो डलवा दीजिएगा। क्या? जो एक पेपर डाउट करा था था मेरा। ना मैम ने, सॉल्व करवाया था ना पेपर, एक बार वो डलवा दीजिए। मैं आंटी से बोलती हूँ, उनके पास सॉल्व होगा तो। मैसेज किया था ठीक। उनको पर पता नहीं। हम्म। एक डाउट ठीक था है, आज मेरा, इतनी रखते हैं। हाँ एकेंद्रीय जीवों के अबंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? हाँ हाँ हाँ, देखिए आपका वो डाउट ना मैंने इसलिए चैट पे नहीं बता पाई थी, क्योंकि वो ना इस पे बताने का था। देखो एकेंद्रीय जीव की अबंध वाली जो प्रकृति की हम बात करते हैं ना, उसमें हम उन्हीं प्रकृति को लेते हैं जो पांचों स्थावर के लिए वो बात एप्लीकेबल हो जाए, ऐसी ही प्रकृति को हम लेंगे। अगर हम सिर्फ तेजस्कायिक वायुकायिक वालों की बात करेंगे और उनको हम बोलेंगे कि उनमें उनको भी हम एकेंद्रीय वालों में बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, कोई भी जीव एकेंद्रीय में किसी भी एकेंद्रीय में जाए तो ये जो प्रकृतियां हैं उसके साथ इसका भी कंपल्जन हो जाएगा। उच्च गोत्र है, मनुष्य द्विक है, इसकी भी कंपल्जन हो जाएगी कि एकेंद्रीय में गया मतलब उसको ये भी अबंध में डालनी पड़ेगी। पर इसकी अलग से बात इसलिए करेंगे क्योंकि एकेंद्रीय में जाना मात्र इसका अबंध करवाने वाला नहीं होता। एकेंद्रीय में गया और मनुष्य द्विक का अबंध हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए हमने एकेंद्रीय के अबंध में उसको नहीं बोला। एकेंद्रीय के अबंध में एकेंद्रीय में जाने वाला जीव जैसे ही गया वैसे ही इन प्रकृति नरक द्विक वैकृत द्विक वगैरह जो है, नरक त्रिक वैकृत त्रिक देव त्रिक, इन सब का क्या कर देता है, वैकृत द्विक है ना, त्रिक नहीं, इन सबका अबंध रखता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एकेंद्रीय हो, पांचों स्थावर में कोई भी एकेंद्रीय हो, एकेंद्रीय में जाते ही इनको अबंध में डाल देता है। इसीलिए इन प्रकृति को ही एकेंद्रीय के अबंध बोला। पर अगर स्पेशल केस में बात करें तो तेजस्कायिक वायुकायिक में जाने के बाद इसका अबंध होता है। ठीक है, इसलिए एकेंद्रीय में इनको नहीं बोला है। समुच्चय की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि एकेंद्रीय में गया मतलब क्या क्या अबंध है। तो एकेंद्रीय में पांचों स्थावर तो स्थावर इसको आ जाएंगे, तो अनुश्री जी एकेंद्रीय में जाना उसका रीजन नहीं है। ये तो तेजस्काय वायु का के जीव मनुष्य और गोत्र का भी बंद नहीं करता, मतलब ये अलग ही जाएगा ये हाँ, अपना। ये एडिशनल बात हो गई कि इसका अच्छा, अगर इसमें गया तो इसका भी बंद नहीं करेंगे, पर एकेंद्रीय में गया तो इसको अबंध में डालेंगे क्या? ऐसा आवश्यक नहीं है। एकेंद्रीय में जाने के बाद भी इनका बंद हो सकता है, इसीलिए मैं इसीलिए इसको उसको 14 अबंध लिख में नहीं दिया, डाला। पूरा मिलाकर 14 लिख दिए थे हमने। फिर उस दिन आंसर में 11 बताया था, हाँ समझ वो में नहीं आया, मैंने तो इसलिए पूछी। हाँ वो रीजन यही है कि एकेंद्रीय में जाने मात्र से उसको अबंध में डाल देगा, ऐसा नहीं होता। एकेंद्रीय में गया फिर भी इनका बंद हो सकता है। तेजस वायु में ठीक है, जाएगा तभी इसको बंद अबंध में तभी डालेंगे। इसका बंद रुकता है। हाँ अच्छा, तेजस एक वायु के और से साथ। समझा दीजिएगा ना इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद। हाँ ठीक है। दी ये अस्थिर द्विक में क्या आता है दी? क्या? ये अस्थिर द्विक में क्या क्या आएगा दी? अस्थिर द्विक तो कुछ होता ही नहीं है। आपने कहाँ देखा है? लेकिन पेज नंबर बताओ। ये पेज नंबर 33 है, इसी अध्याय 33? 24 से 29 वाले में। हाँ, अस्थिर कुछ अशुभ आएगा करेक्शन है उसमें। क्या? नहीं, अस्थिर अशुभ दो उसको लिखा है 2। ये कुछ अस्थिर करेक्शन है दो, क्या दी? ये नहीं नहीं नहीं, जो अस्थिर दो है ना, ये अस्थिर दो मतलब अस्थिर और अशुभ। अशुभ, क्योंकि अस्थिर और अशुभ पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। अच्छा, क्योंकि ये कभी आगे देखा नहीं ना, इसीलिए अस्थिर और अशुभ। मैडम एक तो ना सत्ता विच्छेद भी बताना, सत्ता विच्छेद कब होता है बाद में? देखो इसमें ना, इसमें आप इसमें से देख रहे हो वो तो ठीक है, अस्थिर द्विक यहाँ पे क्या आया है, प्रत्येक त्रिक आया है ना, तो प्रत्येक से लेकर जो 3 प्रकृति थी उसको प्रत्येक त्रिक में डाल दिया। तो प्रत्येक के अपोजिशन में क्या था? साधारण, उसको तो हम फर्स्ट गुण सेकंड गुण स्थान में ही हम, हाँ फर्स्ट गुण स्थान में ही हमने उदय विच्छेद कर दिया था।
तो इसलिए प्रत्येक को यहाँ पर लिखा 13th में, पर इसके साथ में स्थिर अस्थिर आ गया, सॉरी स्थिर और शुभ आ गया, और उसके अपोजिशन में क्या है, अस्थिर और अशुभ। तो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ साथ में ही उदय विच्छेद होता है, पर वो प्रत्येक त्रिक में ग्रुप करके इसलिए लिख दिया कि प्रत्येक, उसके बाद स्थिर, उसके बाद शुभ, 3 कंटिन्यूअसली आती हैं, इसीलिए उनको त्रिक में डाल दिया। और अस्थिर द्विक में कंटिन्यूअसली 2 आ रही हैं, अस्थिर और अशुभ, इसलिए डाल दिया। ठीक है, देखते हैं ये इस प्रकार से जो हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, हम बेटर यही होगा एक एक प्रकृतियों को क्रम वाइज याद ध्यान में रख ले, बार बार आप रिवीजन करोगे, उस ऑर्डर में देखोगे। अब वापस जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम देखते हैं गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, मेरे को भी याद नहीं था तरीके से, सामने भले ही आपको याद नहीं हो रहा है, सामने अपना 4th चैप्टर निकाल लो, 4th चैप्टर में जिस क्रम से है उस क्रम से आप निकालना चालू करो कि इसमें कौन कौन सा बंध है, कहाँ कहाँ बंध है, कैसा बंध है, कहाँ उदय है, उस क्रम से आप निकालोगे तो एक बात वो क्रम भी आपको याद हो जाएगा, और दूसरी बात आपको हर एक प्रकृति के बारे में खुला रूप में आ जाएगा। यहाँ पे ये सब ऐसे डाल देते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है दीदी, एक बार सत्ता विच्छेद बताइएगा ना। सत्ता विच्छेद नेक्स्ट क्लास में जब उसकी रिवीजन होगा ना तब देखने के भाग है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय आत्मा के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय 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 जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।